हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हमारा आज का टॉपिक है सीपीटी का पेपर 1 का चैप्टर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने हमारे सिलेबस में देखा कि टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम 5 टॉपिक्स जो है उनको हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। और इसलिए हमारा जो आज का लेक्चर है वो 6th लेक्चर है, विच इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, मोड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड और मोड्स उनकी, और फोर्थ है हमारा एमसीक्यू, राइट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली वो मार्केट जहाँ पे हम जो इंटरनेशनल करेंसी है उसकी ट्रेडिंग करते हैं ना, जहाँ पे फॉरेन करेंसीज है उनको ख़रीदा या बेचा जाता है, उस मार्केट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैंक्स होती हैं, मर्चेंट्स होती हैं, फर्म्स, इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, जिनको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है और वो वहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरी करेंसीज के साथ में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि जो फॉरेक्स ट्रेड है, जहाँ पे आप इंडियन रुपी को बेचकर साइमल्टेनियसली बाय कर रहे हैं आपके डॉलर्स को, राइट। फिर इसमें अब हमें ये तो मालूम है, अब हम कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम उसको डिफाइन करते हैं पैसे की वैल्यू में। फॉर एग्जांपल हमें एक पेन लेना है तो हमें मालूम है कि एक पेन की कीमत 10 रुपये है। अब जहाँ पे हमें कोई करेंसी खरीदनी है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइंड होती है, तो वो बेस्ड होती है हमारी मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई क्या है उस मनी की, ठीक है। और जिस वैल्यू के ऊपर उस करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है दूसरी करेंसी के साथ में उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है। जैसे कि हम रोज़ देखते हैं कि हम बोलते हैं कि जो रुपए है उसकी वैल्यू जो है डॉलर्स के अगेंस्ट कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, तो वो जो है एक्सचेंज रेट बोलेंगे हम उस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि यूएस डॉलर को हम 63 रुपीज़ में ख़रीद पा रहे हैं, तो ये एक जो 63 रुपीज़ है ये एक्सचेंज रेट है। जब हम इंडियन रुपीज़ 63 यूनिट्स देंगे इंडियन रुपीज़ की, तो हमें यूएस डॉलर का एक मिल जाएगा, राइट। फीचर्स क्या हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट के, तो सबसे पहला ये है कि इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये शुरू हुई थी जब 1978 में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि ट्रेडिंग कर सकते हैं हम फॉरेन करेंसी में एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तो वो कहीं ना कहीं वो रेगुलेट जो होती थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करता था, ठीक है। अब हमारा जो एक्ट है वो है फेमा एक्ट है 1999, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है। नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जब फेमा एक्ट नहीं आया था तो उस टाइम पे जो फॉरेन एक्सचेंज था, जो मार्केट थी, उसको आरबीआई जो थी वो रेगुलेट करती थी अंडर फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, राइट। और अच्छा, इसी तरीके से कि जो इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग होती थी, जब बैंक्स आपस में एक्सचेंज की ट्रेडिंग करते थे तो उसमें उसको रेगुलेट करता था एक सेल्फ रेगुलेटरी वॉलंटरी एसोसिएशंस थी डीलर्स की या बैंक्स की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेडाई, विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद 2001 में गवर्नमेंट ने एक बॉडी को इस्टेब्लिश किया जिसको बोलते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि अब क्लियरिंग और सेटलमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। अब जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो बेसिकली उसमें 3 सेगमेंट्स या टीयर्स हैं हमारे। जो फर्स्ट टीयर है वो है कि जहाँ पे आरबीआई और जो ऑथराइज डीलर्स हैं वो आपस में फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये ऑथराइज डीलर्स नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स होती हैं। सेकेंड सेगमेंट में आ जाता है जो इंटर बैंक मार्केट है, जहाँ पे ये जो ऑथराइज डीलर्स हैं वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं। और थर्ड सेगमेंट में हमारा आ जाता है जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ऑथराइज डीलर्स के बीच में और कस्टमर्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये मार्केट है वहीं पे डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है, तो वही डिसाइड करेगी कि क्या एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो श्रीलंका है उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो वहाँ पे जो यूएस डॉलर था वो काफ़ी महंगा हो गया था, इस हद तक कि उनको जो था फूड इमरजेंसी लगानी पड़ी, ठीक है। और 1990 से पहले जो था, कोई ईयर मेंशन नहीं है, बट 1990 से पहले जो एक्सचेंज रेट था हमारे इंडिया में वो था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जहाँ पे आरबीआई खुद बताता था कि अब रुपए की वैल्यू कितनी होगी अगेंस्ट डॉलर्स, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये जो 1990s है वो 1993 है। 1993 से पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था जो कि आरबीआई डिसाइड करता था।
लेकिन हमने 1983 के बाद हम मूव कर गए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जहाँ पे अब जो हमारी डिमांड और सप्लाई है वो डिसाइड करती है कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। फिर अब एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है मार्केट है, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई जो है उसके बेसिस के ऊपर जो है वो डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि एक रुपये डॉलर एक्सचेंज का हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये एक 2 वे रेट होता है। मतलब कि ये हम जो ये एक्सचेंज रेट होता है वो बताते हैं कि प्राइस ऑफ $1 को हम कोट करते हैं कितने रुपए चाहिए वो डॉलर को ख़रीदने के लिए, ठीक है। और जो वैल्यू होगी किसी भी करेंसी की वो बेस्ड होगी कि डिमांड क्या है वो करेंसी की। जैसे कि आज के टाइम में US डॉलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ही जो वैल्यू है US की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर जब डिमांड बढ़ती है तो इसको जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो बोलते हैं एप्रिशिएट, कि जो वैल्यू है करेंसी की वो एप्रिशिएट हो गई है। और अगर यही डिमांड जो है हमारी कम होती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएट, ठीक है। अब फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस कितने तरह की होती हैं, तो हमारी बेसिकली होती है स्पॉट मार्केट। यहाँ पे क्या करते हैं आप हाथों हाथ ऑन द स्पॉट जो है आप ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अगर आपको $1 चाहिए और $1 का रेट अगर 70 रुपये है तो आप 70 रुपीज़ देंगे, ऑन द स्पॉट आप $1 को जो है वो ले लेंगे, ठीक है। दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि हम एक दिन में किसी पर्टिकुलर डेट को फ्यूचर की हम एक ट्रांजेक्शन्स को करेंगे और वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे, ठीक है। फ्यूचर्स मार्केट ये भी काइंड ऑफ फॉरवर्ड मार्केट है, लेकिन ये ज़्यादा बाइंडिंग है और ये लीगलाइज टर्म्स में होती है, ठीक है, आप बैकआउट नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एक्सचेंज सेटलमेंट और डीलिंग्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने के लिए कुछ अकाउंट्स बने होते हैं, तो ये 2 तरह के अकाउंट होता है। एक होता है नोस्ट्रो अकाउंट, दूसरा होता है वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट है जब हमारे इंडियन बैंक का कोई अकाउंट फॉरेन बैंक में जो है वो मेंटेन हो रहा हो। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन कर रहा है सिटी बैंक के पास। और वोस्ट्रो अकाउंट होता है जब फॉरेन बैंक जो है वो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है इंडियन बैंक के साथ में। जैसे कि सिटी बैंक जो कि USA का बैंक है, उसने अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन किया हुआ है किसी भी बैंक के साथ में जो कि इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। अब फॉरेन करेंसीज में आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फॉरेक्स रिस्क, करेंसी रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क। रिस्क का मतलब ये है कि आपको जो है अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हमारे जब हम फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं तो हमारे जो लॉसेस हैं वो 6 तरह के हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन लॉस, ट्रांजेक्शन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीवरेज रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है, बेसिकली जब आप ये होता है कि जब एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है, जब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था और फाइनली जब आप उसको सेटल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल है कि समझ लीजिए कि जब एक इंडियन कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, और उसने जर्मनी से कुछ सामान लेना था। उस टाइम पे $1 की एक जो वैल्यू है वो समझ लीजिए कि 1.18 रुपीज़ की वैल्यू है, ठीक है। तो जब उन्होंने वो और उन्होंने टोटल एग्रीमेंट किया कि 5 लाख यूरोज़ का एग्रीमेंट है, ठीक है। तो जब उन्होंने ये एग्रीमेंट किया उस टाइम पे जब यूरो की वैल्यू थी वो 1.1 रुपीज़ की थी, तो उनको ये जो कॉन्ट्रैक्ट टोटल पेमेंट थी वो पड़ रही थी 5,90,000 की। लेकिन एक्चुअल में जब उनको पेमेंट करनी पड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट तो 5 लाख यूरो का ही है, लेकिन उस टाइम पे जो यूरो की वैल्यू है वो बढ़ के 1.22 रुपीज़ हो गई थी। तो अब जो इंडियन ऑटोमेकर है उसको जो है ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 5 लाख यूरोज़ को ख़रीदने के लिए। तो उनको रुपीज़ के टर्म्स में ये बढ़ के अमाउंट हो गया 6,10,000। तो ये ट्रांजैक्शन रिस्क है कि जो टाइम डिफरेंस की वजह से जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और जब आप उसको एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क बेसिकली ये है कि जब कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी जो है इफ़ेक्ट होती है करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से। अभी से फॉर एग्जांपल है कि एक US की कंपनी है वो एक्सपोर्ट कर रही है अपने सामान को जापान में, ठीक है। अब मार्केट सिचुएशन ऐसे है कि जो जापानीज़ करेंसी है, जापानीज़ येन है, वो ड्रॉप कर गई अगेंस्ट US डॉलर्स। इसका मतलब ये है कि USA डॉलर वो स्ट्रॉन्ग हो गया है
जहाँ अगर आप पहले 100 रुपये का 100 जापानीज़ येन का $1 आ रहा था, अभी मान लीजिए कि 200 येन का आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को चाहे पैसे मिल गए, लेकिन अब उनका प्रोडक्ट जो है जापान में वो महंगा हो गया है। तो महंगा होने की वजह से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो अपने आप डाउन हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक रिस्क। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क है जैसे कि कोई कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है दूसरी कंट्री में। अब उन्होंने उस टाइम पे बैलेंस शीट उस कंट्री के टर्म्स में बनाई थी, लेकिन जब वो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंडियन करेंसी में, तो ट्रांसलेशन में वो जो वैल्यू है वो जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि चाहे वो प्रॉफिट में दिखा रही हो, लेकिन अगर उन्होंने कन्वर्ट किया और वो प्रॉफिट कम हो गया या वो लॉस में हो गया, तो ये जो चेंज होता है करेंसी कोई कन्वर्जन की वजह से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें क्या होता है कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उससे भी वॉलेटिलिटी आता है। मतलब स्टॉक मार्केट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जो यूएसए की जो फेडेक्स है, जो वहाँ की फेडरल बैंक है, वो डिसाइड करती है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो उससे जो मार्केट इन्वेस्टर्स हैं वो अपने डिसीजन लेते हैं। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालेंगे, यूएसए में डाल देंगे। तो इससे जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी और रुपये की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरह के जो रिस्क है इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क। ये नॉर्मली है कि आप फॉरेन एक्सचेंज, वैसे तो करेंसी जो है आपकी, आप इसको लिक्विडिटी का मतलब है कि कोई चीज़ आप इजीली कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास फॉरेन करेंसी है और आपने उसको चेंज करवाना है, लेकिन सिचुएशन ऐसे आ गई कि वो नहीं चेंज हो पाया। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको रिस्क आ गया उस चीज़ का। लीवरेज रिस्क, ये बेसिकली यही है कि जब आप मार्जिन, लीवरेज हमारा ये होता है कि डेट जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसे, अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ चेंज हुआ तो आपका जो लॉसेस है वो उसका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीवरेज रिस्क। तो नेक्स्ट हमारा आता है, वो तो था कि हमारे कितने तरह की रिस्क है। अब है नॉर्मल कि हम जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम उसमें कैसे पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब वही है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप बैठे हैं इंडिया में और जो दूसरी कंट्री है वो बैठी है यूरोप में, तो अब आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानती है, तो आपने ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि पेमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, सो वो पेमेंट को करने के लिए कुछ मोड जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं हमारे सिलेबस में, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है ओपन अकाउंट। बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो अपने सामान को भेज देता है इंपोर्टर को विदाउट रिसीविंग पेमेंट अंटिल अ लेटर डेट। ठीक है, वो इंडिया वाला है, अगर वो कोई सामान भेज रहा है यूरोप में तो वो उसको भेज देगा, पैसे वो बाद में लेगा। ठीक है, जैसे कि क्रेडिट दे देते हैं कि 30 दिनों के बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा, 60 डेज़ के बाद पेमेंट कर दीजिएगा, तो ऐसे। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टर होता है उसको फ़ायदा हो जाता है, बिकॉज उसको सामान भी मिल जाता है और उसकी पेमेंट भी उसको लेट करनी है। ठीक है, सो दिस मेथड फेवर्स द इम्पोर्टर, राइट। तो ये हमारा हो गया ओपन अकाउंट। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब कई बार क्या होता है कि कोई सामान है वो आप बेच रहे हो सामान को, लेकिन आपको ये श्योरिटी नहीं है कि जिस पर्सन को आप बेच रहे हो वो उस सामान की वैल्यू पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा। तो वहाँ पे वो डिमांड करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली ये एक बैंक गारंटी है जो कि देता है कि हाँ आप इसको सामान बेच दो, ये आपको पेमेंट कर देगा, अगर वो नहीं करेगा तो हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ये बात होती है क्रेडिट वर्दीनेस की, कि जो बंदा पेमेंट करने वाला है वो पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, और नॉर्मली अब ट्रांजेक्शन्स तो कोई कैश में तो पेमेंट करेगा ही नहीं, तो बैंक ही है वो अपनी पेमेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर। ठीक है, तो इसके लिए वो या तो वो चार्जेस ले लेते हैं, या फिर अगर उन्होंने कुछ पोर्शन पेमेंट किया हुआ है तो वो बैलेंस जो है पैसा वो इम्पोर्टर से रीइंबर्स करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये मोस्टली यूज़ होता है उन सिचुएशंस में जहाँ एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर वो न्यू है अब, और उनका जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो अनटेस्टेड है, मतलब कि अभी उनको नहीं मालूम है कि पेमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल जैसे कि नॉर्मल केसेस में होता है कि जो सेलर है वो अपना सामान दे तो देता है, लेकिन वो पैसे नहीं लेता है अंटिल कि जो उसका सामान है वो आगे नहीं बिक जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो अपने जो सामान को वो डिलीवर कर देता है टू द बायर, लेकिन वो पेमेंट तभी करता है जब उसका जो सामान है वो बिक जाता है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो बायर है वो एक्चुअल में वो सामान की पेमेंट नहीं करता है जब तक कि वो जो सामान है वो बिक ना गया हो। ठीक है। तो ये नॉर्मली यही होता है कि जब एक्सपोर्टर्स हैं उनकी थर्ड कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं या फिर एजेंट्स बैठे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो सारा खर्चा होता है वो एक्सपोर्टर ही करता है। ठीक है। और इसके बाद ये है कि गुड्स चाहे इंपोर्टर के पोजेशन में हो, जो इसका रिस्क है वो एक्सपोर्टर ही बेयर करता है। अगर बाई चांस उस सामान को कोई नुकसान होता है, चोरी हो गई, आग लग गया, तो वो झेलेगा भी हमारा एक्सपोर्टर ही। ठीक है। तो हम हमारा अब MCQs देखते हैं। तो इसमें है कि बैंक अकाउंट है विद हिज करस्पॉन्डेंट बैंकर अब्रॉड ऑर्डिनरली इन होम करेंसी ऑफ दैट कंट्री। मतलब इंडियन बैंक का खाता स्विस बैंक में, तो वो जो अकाउंट है उसको कैसे बोलेंगे हम, तो वो हमने पढ़ा था कि वो नोस्ट्रो अकाउंट होता है हमारा। ठीक है। ऑन सिमिलर लाइंस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है दूसरी करेंसी में तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, अगर ये डिक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। डैश इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट स्पेशली वाइल डीलिंग विद अननोन ट्रेडर्स। तो अननोन ट्रेडर्स में हमने देखा था कि जहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि पेमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो बैंक्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। जहाँ पे बैंक्स जो हैं वो गारंटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर, लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट। When assets and liabilities of trading transactions are dominated into foreign currencies, then there may be risk of। अब यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग है, ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको डोमिनेट कर रहे हैं फॉरेन करेंसीज में। तो नॉर्मली वही है कि आप जो है अपने अकाउंट को जो है डॉलर्स में बना हुआ था उसको रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। तो यहाँ पे करेंसी की ट्रेडिंग नहीं हो रही है, सिर्फ जो आपकी ट्रांजेक्शन्स जो ऑलरेडी हो गई है आप उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो टर्म पढ़ा था वो क्या है, ट्रांसलेट कर रही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ट्रांसलेट से ट्रांजेक्शन रिस्क। ठीक है। The risk due to conditions of economy of different conditions which will have impact on the currencies of respective countries is known as। तो हमने देखा था कि अगर जापानीज़ इकॉनमी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी तो उस केस में जो जापानीज़ करेंसी थी येन था, उसकी वैल्यू डाउन हो गई थी, डॉलर महंगा हो गया था, जिसकी वजह से कंपनी को जो था कॉम्पिटिटिव जो उसकी एज थी वो कम हो गई थी। तो उस चीज़ को हम क्या पढ़ते थे, तो वो है हमारा इकोनॉमिक रिस्क। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको लेक्चर भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे की वीडियोज़ के लिए भी अपडेटेड रहें। टिल देन, थैंक यू।